प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कृष्णकांत उपाध्याय एजुसेट स्टूडियो से 12वीं कक्षा के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विषय पर आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के इस लेक्चर से आप क्या जान पाएंगे। आज आपको रिप्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट की जानकारी प्राप्त होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट तरीके हैं उनके बारे में जानकारी होगी, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उसको आप कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इस विषय के विस्तार में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिप्रोडक्शन का क्या आशय है। ये एक वो जीव वैज्ञानिक प्रोसेस है जिसके थ्रू जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जीवों की आबादी नेचर में बढ़ती है और स्पीशीज मृत्यु के बाद भी इस प्रकृति में बनी रहती हैं। किसी प्लांट स्पीशीज में रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म और रिप्रोडक्शन का तरीका क्या होगा, ये स्पीशीज की दो बातों पर निर्भर करेगा कि वो स्पीशीज कौन सी है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, उसकी जटिलता का यानी कॉम्प्लेक्सिटी का स्तर क्या है, और जिन कंडीशंस में वो रिप्रोड्यूस कर रही है या उसका इवोल्यूशन हुआ है वो कंडीशंस क्या क्या हैं। विस्तार में जाने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन के क्या तरीके हैं, कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो। इसमें हम थैलोफाइट से, जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं, इनसे स्टार्ट करेंगे, और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है फ्लावरिंग प्लांट्स, उन तक मैं आपको जानकारी दूंगा। जितनी इन ऑर्गेनिज्म की जटिलता है उसी के अनुपात में इनके प्रजनन की मैकेनिज्म और इनका प्रजनन का तरीका है। इससे पहले आप ये भी जान लें कि कोई जीव रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी लाइफ साइकिल में दो अवस्थाएं निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से आती हैं। इसमें जो सबसे पहली अवस्था है उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये वो स्टेज है जब ऑर्गेनिज्म स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर प्रोडक्शन के बाद वो लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस चलती हैं, उसके बाद एक दूसरी अवस्था आती है जिसको हम गैमीटोफाइट स्टेज कहते हैं। गैमीटोफाइट स्टेज में एक्चुअली क्या होता है, इसमें गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंसर्न्ड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कुछ जीव ऐसे हैं कि जिनमें गैमीटोफाइट स्टेज प्रमुख होती है और वो इस स्टेज के दौरान एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ जीवों का एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा यहाँ, जैसे बहुत सारे एल्गी हैं, बहुत सारे ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें गैमीटोफाइट स्टेज प्रमुख होती है। इनके जीवन काल का अधिकतर हिस्सा गैमीटोफाइट स्टेज होता है और इस दौरान ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ऐसी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाती हैं। इनसे और हम आगे चलें वेस्कुलर प्लांट्स की तरफ, तो क्रमशः जटिलता बढ़ती है, जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और उसके बाद एंजियोस्पर्म्स। इनमें स्पोरोफाइट स्टेज प्रमुख होती है और स्पोरोफाइट स्टेज यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है। इन जीवों में अधिकतर ये देखा गया है कि जो अवस्था स्पोरोफाइट अथवा गैमीटोफाइट में से प्रमुख होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही अवस्था जाती है, यानी वही स्टेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं कुल, जैसे ग्रीन एल्गी हैं, इनमें दोनों ही अवस्थाएं, स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों अवस्थाएं समान रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए देखी जा सकती हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन है, स्टोलन फॉर्मेशन है, ट्यूबर्स हैं, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, एकाइनीट, ऑटोस्पोर्स एंड हिप्नोस्पोर फॉर्मेशन प्रमुख हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास प्लांट का प्रमुख ग्रुप आता है ब्रायोफाइट्स का। इसमें भी गैमीटोफाइट स्टेज प्रमुख होती है और वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं इन समूह के पौधों में, वो फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिशियस ब्रांच फॉर्मेशन, ट्यूबर्स, परसिस्टेंट एपाइसिस, बर्ड्स एंड गैमी फॉर्मेशन, ये प्रमुख हैं। इसके उपरांत एक नया ग्रुप आता है प्लांट्स का जिनको टेरिडोफाइट कहते हैं। ये दोनों पौधों से अधिक जटिल हैं और इसी के अकॉर्डिंग इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। टेरिडोफाइट्स में हम देखें ब्रूड बॉडीज़ बनती हैं जिनको हम गैमी भी कह सकते हैं। वैसे
ये यूजुअल मेथड नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इनमें कभी कभी वेजिटेटिव बर्ड्स बनती हैं, बल्विल्स बनते हैं, फ्रेगमेंटेशन एक तरीका है, रेस्टिंग बर्ड्स बनते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं, स्टेम ट्यूबर्स बनते हैं। यहाँ एक और बात जानने की है कि टेरिडोफाइट्स इतने ज़्यादा विकसित प्लांट हैं, उसके बाद भी इनका जो रिड्यूस्ड गैमीटोफाइट है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जा सकता है, ऐसा देखा गया है कुछ स्पीसीज़ में। उसके बाद दूसरा ग्रुप आता है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स का। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम मिलता है। जैसे साइकस की स्पीसीज़ हैं उनके अंदर बल्विल्स के थ्रू या एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स हमारे पास आते हैं, इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। इनके बारे में विस्तार से आज आप जानेंगे। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका बहुत ही कॉमन है, इस पे हम विस्तार से आज जानने की कोशिश करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसमें प्रीडोमिनेटेड फेज जो मेन फेज है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाती है। दो स्टेजेस होती हैं, गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ये किसी भी लाइफ साइकिल में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये अनिवार्य रूप से आती हैं। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक ही ट्रैक के ये दो सेगमेंट हैं और जो सीरीज़ में अलाइंड हैं और एक के बाद दूसरा आता है। इसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसके बारे में विस्तार से हम अगले लेक्चर में जानेंगे। अब हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डिस्कस करने के लिए काफ़ी कुछ है। सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ प्रमुख बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि ये यूनिपेरेंटल है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसको हम मदर पेरेंट के नाम से भी कह सकते हैं। इसमें गैमीट्स फॉर्मेशन नहीं होता, उनका फ्यूजन नहीं होता। गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, इसका आशय ये है कि मियोसिस नहीं होती। फ्यूजन नहीं होता, इसका मतलब है सिंगेमी नहीं होती। मियोसिस एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, और सिंगेमी दो गैमीट्स का मिलन है जिससे एक कोशिका बनती है और गुणसूत्रों की संख्या पुनः पेरेंट के बराबर हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होने वाली जो संतति है, जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, वो आनुवंशिक रूप से मदर प्लांट जैसी ही होती हैं, बिल्कुल मदर प्लांट की कार्बन कॉपीज होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पौधों को काफ़ी लाभ है। ह्यूमन बीइंग हम हैं, हमें भी इसका लाभ है। सबसे पहला लाभ प्लांट स्पीसीज को ये मिलता है कि ऐसी प्लांट स्पीसीज जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता या सफल नहीं है या कम सफल है, वो स्पीसीज इस प्रकृति से नष्ट हो सकती थी। इसलिए एक विकल्प के तौर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें काम आता है, और बनाना, शुगर केन, पोटैटो, रोज़, फिग, डहेलिया जैसी स्पीसीज आज अस्तित्व में पाई जाती हैं। इससे बढ़ के एक और फ़ायदा है कि किसी प्लांट के अंदर अगर अच्छा गुण है, अच्छे फीचर्स हैं, अच्छे ट्रेट्स हैं, तो उन ट्रेट्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेंटेन किया जा सकता है, वो फीचर्स डाइल्यूट नहीं होते। एक इससे भी बढ़ के फ़ायदा है कि ये सिंपल मेथड है, आसान है, ये तीव्र गति से हो सकता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे सीड जर्मिनेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इन सारी प्रॉब्लम्स को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बाईपास कर दिया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बनते हैं, जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं प्लांट के अंदर, वो एडवर्स कंडीशंस में अपने को जिंदा रखती हैं। मेन प्लांट शूट ड्राई हो जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बने रहते हैं, तो ये प्लांट को एक एडवांटेज है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं कि इसके फ़ायदे ही हों, इसकी कमियां हैं, इसकी खामियां भी हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी जो हमें मिलती है कि इसमें जो गुण है, एक अच्छा गुण है, हम प्लांट स्पीसीज़ में ऐड नहीं कर सकते, ना ही कोई एक ख़राब गुण है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। और इससे उत्पन्न होने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता। वेरिएशन न होने की वजह से वहाँ के माहौल में, वहाँ के पर्यावरण में उस स्पीसीज़ की एडेप्टेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, और उसी अनुपात में उसके इवोल्यूशन की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। एक और सबसे बड़ी खामी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमें मिलती है, वो है कि प्लांट के जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हो सकते, इनमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता, इनमें स्पोर्स डिस्पर्स नहीं हो सकते। तो ये स्पीसीज मोस्टली एक सर्टेन टेरिटरी में पाई जाती हैं, उसके बियॉन्ड इसका डिस्पर्सल लिमिटेड होता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस भी कहते हैं। ये एम्फीमिक्सिस का एंटोनिम है। एम्फीमिक्सिस में दो गैमीट्स का, अपोजिट टाइप के गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जबकि एपोमिक्सिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पॉपुलेशन प्रोड्यूस होती है उसे हम क्लोन कहते हैं, और इस क्लोन का हर मेंबर रैमेट कहलाता है। एसेक्सुअल मोड में हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, इसे विस्तार से मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला इसमें वेजिटेटिव मीन्स आते हैं, और दूसरा एक एगैमोस्पर्मी भी आती है। एक्चुअली एगैमोस्पर्मी को भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखा गया है। उसका कारण है कि इसमें भी गैमीट का फ्यूज़न नहीं होता, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही घटित होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में चली जाती हैं। ऐसा फर्न्स में और एंजियोस्पर्म्स में प्रायः हमें मिलता है। इसमें सबसे प्रमुख वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का तरीका है, इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरह से हो सकता है। नेचुरल हो सकता है, नेचर में पाए जाने वाले प्लांट्स के अंदर स्वतः होता है, और एक आर्टिफिशियल है, मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए इसको प्रैक्टिस करता है। नेचुरल मेथड्स में हम इसकी डेफिनेशन देखें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो मिलती है कि कोई प्लांट का कोई भी पोर्शन, कोई भी वेजिटेटिव पोर्शन जो प्लांट से डिटैच हो जाता है, मदर प्लांट से डिटैच हो जाता है, और डिटैच होने के बाद वो प्लांट एक इंडिपेंडेंट प्लांट बना लेता है। ऐसा सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में ही संभव होता है। ये डिटैच्ड पार्ट ये प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से हो सकता है, रूट से हो सकता है, स्टेम से अथवा लीफ से, और कभी कभी फ्लावर से भी होता है। इस डिटैच्ड पार्ट को जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में काम आता है हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के, उनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम रूट्स को देखेंगे। हमारे पास दो तरह की रूट्स मिलती हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अथवा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। पहली, जो फूड रिज़र्व स्टोर करके जो रूट्स फूल जाती हैं उनको फ्लैसी रूट्स हम कहते हैं, अंडरग्राउंड होती हैं। और दूसरी नेचर में पाई जाने वाली नॉर्मल रूट्स हैं, ये फूड रिज़र्व को स्टोर नहीं करती। पहले प्रकार की जो रूट्स हैं उनमें हमारे पास स्वीट पोटैटो आता है, ये ट्यूबरस रूट्स होती हैं इनकी। टोपियोका, यैम, डहेलिया ये कॉमन है। एस्पेरेगस की रूट्स को हम फेसिकुलेटेड रूट्स कहते हैं, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। ऑर्किड्स की एडवेंटिसिस रूट्स हैं, ये फूड स्टोर करके फूल जाती हैं, ये पामेट शेप में होती हैं, इसलिए इनको पामेट रूट कहते हैं, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। रूट्स पे पाई जाने वाली वर्ड्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, यानी इनसे लीफी शूट डेवलप हो सकता है, उनको हम स्लिप्स कहते हैं। दूसरी एडवेंटिशियस बर्ड्स भी हैं जो सामान्य रूट्स पे उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी प्लांट स्पीसीज हमारे पास शीशम की, जिसको हम डलवर्जिया कहते हैं, पॉपुलर कॉमनली कहलाता है प्लांट, ये वैसे पॉपुलस है, ये गुआवा है, एल्विजिया है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रूट्स के थ्रू कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फिगर में आप देख सकते हैं। इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल शकरकंद का है, स्वीट पोटैटो का। इस पर बहुत सारी बर्ड्स हैं, देख सकते हैं, इनको स्लिप्स भी कह सकते हैं हम, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आ सकती हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास डलवर्जिया का है, शीशम का है। इसकी रूट्स जो हैं बहुत दूर जाके वहाँ बर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं और उनसे नए प्लांट्स रीजनरेट हो सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास डहेलिया का है, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की। ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, गार्डन में पाया जाता है, बच्चे प्रैक्टिकल कर सकते हैं इससे। दूसरा हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आते हैं जो स्टेम को बिलोंग करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स के बारे में आपने बहुत कुछ जाना है, पढ़ा है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, और ये पौधों को पैरानेशन में अथवा हम कहें कि विपरीत परिस्थितियों में प्लांट को सर्वाइव करने में मदद करने का एक जरिया भी है। इसमें सबसे पहले हमारे पास सकर्स आते हैं। सकर्स ये नॉर्मल स्टेम्स हैं, लेकिन ये मिट्टी में पाए जाते हैं और अंडरग्राउंड ही ये बढ़ते रहते हैं, और थोड़ी डिस्टेंस के बाद इनके शूट्स ऊपर आ जाते हैं। इनके कॉमन एग्जांपल हमारे पास मिंट है, जिसको पुदीना भी कहते हैं हम, क्राइसेंथेमम जिसे गुलदाउदी भी कहते हैं। दूसरे हमारे पास राइजोम्स आते हैं। ये राइजोम्स भी अंडरग्राउंड स्टेम हैं। कैना का प्लांट है,
जिंजर जिसको अदरक कहते हैं, टर्मेरिक, लोटस और सैकेरम, फर्न्स और बनाना। कुछ हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके स्टेम्स को हम राइजोम कहते हैं और ये फूड स्टोर करके फूल जाते हैं, पेरेनेशन में भी काम आते हैं और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का काम भी करते हैं। उसके बाद कॉर्म्स की कैटेगरी है। कॉर्म्स में क्रोकस, ग्लैडियोलस, कोलोकेशिया ये प्रमुख हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडरग्राउंड स्टेम की मदद से करते हैं। बल्ब्स हैं, बल्ब्स में अनियन, लिलीज, गार्लिक ये आते हैं। उसके अलावा ट्यूबर्स हैं हमारे पास, पोटैटो एंड हेलियंथस प्रमुख हैं। ये सभी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनमें स्टेम्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास रनर्स आते हैं। ये नॉर्मल स्टेम्स की कैटेगरी में हैं, लेकिन ये ज़मीन पर धरातल के समानांतर चलते हैं। ये एडवेंटिशियस रूट्स अपने नोड्स पर प्रोड्यूस करते हैं और उन नोड्स पे ही एक शूट डेवलप हो जाता है और उस शूट से एक नया इंडिपेंडेंट प्लांट हम दूसरी जगह लगा सकते हैं। इस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। साइनोडॉन धूप घास है हमारे पास, ऑक्जेलिस है, सेंटेला हैं। इन स्पीसीज में प्राय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रनर्स के थ्रू होता है। हमारे पास स्टोलन्स हैं, ये भी स्टेम के मॉडिफाइड पार्ट्स हैं। स्ट्रॉबेरी एंड वेलिसनेरिया के अंदर ये स्टोलन्स काम में आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इसके अलावा ऑफसेट्स हैं, पिस्टिया एंड आइकोर्निया जो जलीय जातियाँ हैं, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफसेट से होता है। हमारे पास एरियल स्टेम्स हैं, ओपनसिया जैसे कैक्टस, इसके अलावा और भी कैक्टस की बहुत लंबी श्रृंखला है, ये भी एरियल स्टेम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का हमारे पास है वो है लीव्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रकृति में प्रायः कम देखने को मिलता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, अलग है, इसको जानना आवश्यक है। आप गार्डन्स में देख सकते हैं ब्रायोफाइलम के पौधे अपनी लीव्स पे बड्स प्रोड्यूस करते हैं और वो बड्स नए प्लांट को जन्म दे सकती हैं। इसके अलावा और भी पत्थरचट की स्पीसीज है, कैलांचॉय, बेगोनिया नेचर में पाया जाने वाला एक बीड है, स्टेप्टोकार्पस, इंसेंट पोलिया जैसे पौधे भी लीव्स के थ्रू एडवेंटिशियस बड्स प्रोड्यूस करके नए प्लांट्स को उत्पन्न कर सकते हैं। ये कुछ चित्र हैं, इसमें आप देख सकते हैं पोटैटो ट्यूबर का अभी हमने चर्चा की थी अंडरग्राउंड स्टेम में। ये पोटैटो की आइज़ हैं, ये एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का काम कर सकती हैं। इसमें से एक बड को भी, एक पीस को भी हम अलॉन्ग विद आइज़ लेके हम फर्टाइल सॉइल के अंदर प्लांट करते हैं तो उससे नया प्लांट बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास जिंजर का राइजोम है, तीसरा अगेव का बल्बिल्स है और ये ब्रायोफाइलम की लीफ है जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, कितनी सारी बर्ड्स इस पे हैं। इसके अलावा वाटर हायासिंथ जिसको अभी आइकॉर्निया कहा था, उसके ऑफसेट्स हैं। ये ऑफसेट्स की मदद से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जिनको हम बल्बिल्स कहते हैं। एक्चुअली ये फ्लैसी बर्ड्स हैं जो एक्सिल्स में प्रोड्यूस होती हैं। उस एक्सिल में फॉलिएज लीव्स नॉर्मली उत्पन्न होती हैं और उसमें एक्सिलरी बर्ड्स आती हैं जिनको वेजिटेटिव बर्ड कहते हैं। वो दे आर रिप्लेस्ड बाई वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बल्बिल्स। ऐसी फ्लैसी बर्ड्स को हम बल्बिल्स कहते हैं। अगेव के अंदर फ्लोरल बर्ड्स भी वेजिटेटिव बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जिनको हम बल्बिल्स कहते हैं। एक्वाटिक प्लांट के अंदर हम ऐसी बर्ड्स को जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में काम आती हैं टूरियंस कहते हैं। पोटेमोजिटोन, यूट्रिकुलेरिया जैसे प्लांट्स के अंदर ये प्राय पाई जाती हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के, इसमें डिस्कोरिया का है, इसमें एक्सिल में बल्बिल्स देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास ऑक्जेलिस का एग्जाम्पल है जिसमें ये बहुत सारे बल्बिल्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगेव का एग्जाम्पल है। इससे क्लियर होता है कि ये प्लांट किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये हमारे पास प्राकृतिक तरीके थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड्स आते हैं जिन्हें हॉर्टिकल्चरिस्ट या दूसरे प्लांट ग्रोअर्स वाणिज्यिक उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें हमारे पास प्रमुख तरीके हैं कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन। अब वन बाई वन इन्हें हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास कटिंग मेथड आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। कटिंग का मतलब होता है कि किसी प्लांट ऑर्गन के स्मॉल पीसेस जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का काम करते हैं, इस मेथड को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस मेथड को हम कटिंग के नाम से जानते हैं। इसमें हम लीव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हमारे पास सेंसीवेरा, ग्लोसीमिया, ये 2 प्लांट हैं जो लीफ कटिंग से मल्टीप्लाई किए जाते हैं। हमारे पास रूट कटिंग्स के भी तरीके हैं, टेमेरिंड और लेमन हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। स्टेम कटिंग्स के हमारे पास भी तरीके हैं, जैसे हम ग्रेप्स, शुगर केन, मलबेरी, रोज़, बोगेनविलिया, डोरेंटा, लॉसोनिया जिसको मेहंदी भी कहते हैं, ये प्लांट स्टेम कटिंग्स के थ्रू मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। हम कटिंग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में किस तरह से इस तरीके को इस्तेमाल करें, किस तरह से ये प्रैक्टिस किया जाता है, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। इनमें से किसी भी वेजिटेटिव पार्ट, चाहे वो लीफ हो या शूट हो या स्टेम हो, उसके हम 20 या 30 सेंटीमीटर साइज़ के लंबे पीसेस लेके उनको, जिन पर बड्स होनी चाहिए, 1-2 बड होनी चाहिए, उनको हम सॉइल में प्लांट कर देते हैं, फर्टाइल सॉइल के अंदर प्लांट करते हैं और उनकी केयर की जाती है, उनसे इंडिपेंडेंट प्लांट डेवलप हो जाते हैं। अर्ली रूटिंग के लिए हम इसमें एक एडिशन भी कर सकते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA एक हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास लेयरिंग का आता है। लेयरिंग मेथड में हम किसी वेजिटेटिव पार्ट को कट करने से पहले उसमें रूटिंग इंड्यूस करते हैं। इसके हमारे पास 2 मेथड हैं, एक माउंट लेयरिंग, एक एयर लेयरिंग मेथड। और जिन प्लांट्स की ब्रांचेस सरफेस के करीब होती हैं, उन ब्रांचेस को झुका के उनकी कुछ लीव्स रिमूव कर दी जाती हैं और कुछ उस ब्रांच पे इंजरी बना के उनको उनकी पेजिंग कर दी जाती है। सॉइल के अंदर एक लाइट लेयर सॉइल की है, उसके अंदर उनको लगा दिया जाता है और इस तरह से उनको लगाते हैं कि उनका एपेक्स सॉइल से बाहर रहे। कुछ दिन के बाद उनमें जो पेजिंग वाला पोर्शन है उस पर रूट्स डेवलप हो जाती हैं और उसके बाद हम प्लांट साइड से उसको कट करके एलोंग विद सॉइल हम दूसरी जगह प्लांट कर सकते हैं। इस मेथड को हम माउंट लेयरिंग के नाम से जानते हैं। जैस्मीन, ग्रेपवाइन, स्ट्रॉबेरी एंड चेरी के अंदर ये मेथड प्रमुख है। उसके बाद हमारे पास एयर लेयरिंग का मेथड आता है। ये ट्री स्पीसीज के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें ब्रांचेज ऊंचाई पे होती हैं, एरियल ब्रांचेज होती हैं, उनको सॉइल के कांटेक्ट में लाना मुश्किल होता है, इसलिए उन ब्रांचेस की पैचिंग एयर में ही की जाती है। और इससे पहले इसका तरीका है, हमारे पास पैचिंग करने का तरीका है कि एक ग्रिडल बना दी जाती है उन ब्रांचेस के चारों तरफ। स्मॉल ब्रांच सेलेक्ट करके उनके चारों तरफ एक ग्रिडल बना दी जाती है, उनकी बार्क रिमूव कर दी जाती है। वहाँ कुछ हम फाइटो हार्मोन्स भी, अर्ली रूटिंग के लिए फाइटो हार्मोन्स भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो ग्राफ्टिंग के लिए है, जिसमें 2 पार्ट क्ले के और 1 पार्ट डंका होता है, इसमें हे और कॉटन ये वाटर एब्जॉर्बर के रूप में मिलाए जाते हैं और उसको हम पॉलीथीन की हेल्प से उसको बांध देते हैं। इस तरह से बंधी हुई स्ट्रक्चर को हम गूटी भी कहते हैं, इसलिए एयर लेयरिंग का तरीका गूटी मेथड भी कहलाता है। मानसून सीजन में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। पोमग्रेनेट, ऑरेंज और लेमन के अंदर इसे सक्सेसफुली यूज किया गया है। ये माउंट लेयरिंग का हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें हम देख सकते हैं दोनों तरफ पैच बनाया हुआ है, रिंगिंग करने के बाद इसको मिट्टी में फिट कर दिया है और इसमें रूटिंग हो गई है। अब ये दोनों तरफ जो प्लांट हमारे पास 3 प्लांट हैं, इनको कट करके प्लांट साइड से हम इंडिपेंडेंट प्लेस पे ले जा सकते हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड्स में ग्राफ्टिंग का तीसरा तरीका आता है। ये एक्चुअली साइंस से ज़्यादा एक आर्ट है, जिसमें 2 प्लांट जो एक स्पीसीज़ के हो सकते हैं या डिफरेंट स्पीसीज़ के हो सकते हैं, उनके स्टेम्स को जॉइन किया जाता है केयरफुली, इन्फेक्शन फ्री कंडीशन मेंटेन करते हुए उनको कट करते हैं और उसके बाद उनको ज्वाइन करते हैं। और सिर्फ ज्वाइन करना ही नहीं, उनकी ऑर्गेनिक फ्यूज़न हो जाता है। कुछ समय के बाद उनके टिश्यूज़ मल्टीप्लाई करते हैं और वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये मेथड मोनोकॉट्स के अंदर सक्सेसफुल नहीं है। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों है। आप जानते हैं किसी स्टेम के अंदर ग्रोथ के लिए मेरिस्टेम का होना ज़रूरी है। मोनोकॉट स्टेम के अंदर कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसीलिए हम मोनोकॉट स्टेम में इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हमारे पास इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें ये 2 फिगर, सबसे पहले 2 प्लांट हैं, इसमें एक बड को ग्राफ्ट किया हुआ है स्टेम पे और उसको टाइटली बांध रखा है। ये बड ग्राफ्टिंग मेथड है। दूसरा अप्रोच मेथड है, एक पॉट के अंदर प्लांट है, वो जिस प्लांट पे हम इसको लगाना चाहते हैं उसके करीब जा सकता है, इसलिए इस मेथड को हम अप्रोच ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसके 2 प्रमुख बातें हैं कि जिस प्लांट को हम रूट के रूप में या बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको स्टॉक कहते हैं,
और प्लांट के जिस पार्ट को ग्राफ्ट किया जाता है उसे सियोन कहते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास आता है टंग ग्राफ्टिंग मेथड है। इसमें जो कट पार्ट है जिसको हम फिट करते हैं स्टॉक के अंदर, उसमें एक टंग शेप स्ट्रक्चर बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम टंग ग्राफ्टिंग मेथड है। एक वेज शेप्ड ग्राफ्टिंग है, इसमें बी शेप कट होता है। एक लास्ट मेथड हमारे पास है क्राउन ग्राफ्टिंग मेथड, जिसमें एक ही स्टॉक पर नंबर ऑफ सियोन्स ग्राफ्ट कर दिए जाते हैं। जो ग्राफ्ट्स होते हैं नॉर्मली ऐसे प्लांट्स के अंदर प्रैक्टिस किए जाते हैं जिनके रूट सिस्टम वीक होते हैं। मैंगो, एप्पल, रबर, पी, प्लम, ये कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनमें ये ग्राफ्टिंग मेथड सक्सेसफुली यूज़ किए गए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मिलता है मलिहाबाद में। एक फार्मर ने अपने गार्डन पे एक मैंगो ट्री को डेवलप किया है जिस पे एक प्लांट पे 100 से ज़्यादा ग्राफ्ट्स डिफरेंट वैरायटी के उपलब्ध हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में दूसरा हमारे पास आता है एगैमोस्पर्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बाईपास है ये, क्योंकि यहाँ फ्यूजन नहीं होता, इसलिए एगैमोस्पर्मी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे। एडवेंटिव एम्ब्रियोनीज में सबसे पहला तरीका है, नंबर ऑफ एम्ब्रियोज फॉर्म हो सकती हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ये एम्ब्रियोज न्यूसेलस से, ये स्ट्राइल पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भाग नहीं लेता। ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर हैं, न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट्स, इनका डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। हम कह सकते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर ये स्पोरोफाइट के पार्ट हैं, लेकिन ये वो स्पोरोफाइट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें होने वाली बडिंग को हम स्पोरोफाइटिक बडिंग के नाम से भी जानते हैं। सिट्रस और ओपनसिया के अंदर ये तरीके प्रायः पाए जाते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास डिप्लोस्पोरी आता है। डिप्लोस्पोरी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाईपास अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ये बिल्कुल सही है कि आर्किस्पोरियल सेल जो डिप्लॉयड सेल होती है जिससे फीमेल मेगास्पोर और मेगागैमीटोफाइट स्ट्रक्चर डेवलप होंगी आगे, लेकिन वो मियोसिस में नहीं जाता, उससे डिप्लॉयड मेगास्पोर बनता है। और डिप्लॉयड मेगास्पोर के अंदर एक डिप्लॉयड एग फॉर्म होता है और डिप्लॉयड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना सकता है। इसमें दूसरा तरीका भी है हमारे पास डिप्लॉयड एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, कि जो एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड मेगास्पोर से डेवलप हुआ है उसके अंदर पाई जाने वाली ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होती है। तो एक्सेप्ट एग किसी दूसरी सेल से, दैट मे बी एंटीपोडल सेल और मे बी सिनर्जिस्टिक सेल, उनसे जब डिप्लॉयड एम्ब्रियो डेवलप होता है तो हम इसको एक सेकंड मेथड में रखते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास एपोस्पोरी आता है। एपोस्पोरी में एम्ब्रियो सैक, जिसको हम गैमीटोफाइट नाम से भी जानते हैं, ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से डेवलप होता है डायरेक्टली विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस। इसमें जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये दैट मे बी डिप्लॉयड सेल, ये कोई सोमैटिक सेल हो सकती है, कोई भी बॉडी सेल हो सकती है प्लांट की, उससे एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप हो सकता है। एक दूसरा मेथड हमारे पास आता है जिसमें कोई जनरेटिव सेल, आर्किस्पोरियल सेल एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है, इसको हम एपोस्पोरी कहते हैं। एपोस्पोरी को और मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा आपको, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ गैमीटोफाइट directly from sporophyte. So last spory means from sporophyte, what? The development of gametophyte. Second is apogamy. Apogamy में it is the development of sporophyte from gametophyte without undergoing the details of sexual reproduction. So in case of apogamy, the sporophyte may develop from embryo sac, any part of embryo sac, that may be synergid cell, एंटीपोडल सेल। हियर एक पॉइंट यहाँ नोट करने लायक है, वो ये है सिनर्जिड सेल्स एंड एंटीपोडल सेल्स ये हैप्लॉइड होती हैं, इससे बनने वाला एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड होता है। इसलिए नेचर में ये बार बार रिपीट नहीं होता, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं जा सकते, इसलिए इसको हम नॉन करेंट टाइप ऑफ एपोगेमी से भी जानते हैं। अनियन, ग्राउंडनट, मैंगो, लेमन, ऑरेंज, इनके अंदर ये कॉमन तरीके हैं। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका हमारे पास है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विदाउट अंडरगोइंग द फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, सीड्स आर फॉर्म्ड। एम्ब्रियो भी उसी उन सीड्स के अंदर होते हैं। ये तरीका पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। एक पार्थेनोकार्पी टर्म भी आता है। पार्थेनोकार्पी अनलाइक पार्थेनोजेनेसिस में सीड का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन पार्थेनोकार्पी में
फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें सीड्स नहीं बनते, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड्स भी नहीं बनेंगे, तो सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं नेचर में। प्रकृति में बनाना, ग्रेप्स, पपाया, पाइनएप्पल, एप्पल, पियर, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें स्वतः अथवा आर्टिफिशियल तरीके से पार्थेनोकार्पी कराई जा सकती है। एक टर्म पार्थेनोगैमी भी आता है, इसमें दो गैमीट का फ्यूजन इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो दोनों गैमीट इनकम्पैटिबल होते हैं। दे मे बी बोथ में भी मेल गैमीट और बोथ में भी फीमेल गैमीट। एक पार्थेनो एपोगैमी आती है जिसमें दो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं। ये न्यूक्लियाई गैमीटोफाइट का पार्ट हो सकते हैं, बट दे आर नॉट द एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल प्रोडक्शन। इस लेक्चर के अंत में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि ऐसे प्लांट्स को कलेक्ट करें जिनमें नेचर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, और उन प्लांट्स को अपने स्कूल कैंपस में लगाएं और उनकी देखभाल करें। थैंक यू।